नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 24 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 24 मई को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1819 में ब्रिटेन की पूर्व महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई को। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो भी देश पूर्व समय में रहे थे उन सभी देशों के द्वारा राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस है 1902 से लेकर के 1916 तक इम्पायर डे के नाम से मनाया जाता रहा है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में और वर्तमान में इसके 54 सदस्य देश हैं। और इन 54 में से आपको ये ध्यान रखना है कि इसी वर्ष मालदीव इसका 54वें नंबर का सदस्य बना है। और कॉमनवेल्थ के जो यूथ गेम्स आयोजित किए जाने थे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी पोर्ट स्पेन में, उसे भी कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है। और 2022 में कॉमनवेल्थ के गेम्स होंगे और इनका आयोजन किया जाएगा यूके के बर्मिंघम नाम के शहर में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने डॉलर के वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो यहाँ पर घोषणा की गई है 160 बिलियन डॉलर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विश्व बैंक ने यहाँ पर यह भी कहा है कि कोविड-19 जो पैंडेमिक आया है और इसके कारण जो बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया है, इससे दुनिया के लगभग 6 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में चले जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में ये लोग चले जाएंगे। विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की राजधानी है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे एक दिन पूछा था कि वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन अगर आप कहेंगे तो ये यूएसए का एक राज्य है। जैसे हमारे यहाँ पर राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से उसी प्रकार से वाशिंगटन एक राज्य है। लेकिन जब वाशिंगटन के आगे आप डीसी लगा देंगे तो इसका मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया भी एक राज्य है और इस राज्य का एक जिला है, यानी कि एक शहर है वाशिंगटन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस और इसके नई मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई हैं कार्मेन रीनहार्ट। विश्व बैंक के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को भी $1 बिलियन की मदद की घोषणा की गई है। और विश्व बैंक की एक इकाई है जिसका नाम है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके यूएसए के नए प्रतिनिधि के रूप में भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए केवी गुरुजी, तो वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज दे सकते हैं और पीडीएफ भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RJD इंटरनेशनल LLC किस देश की रेलवे कंपनी है? तो ये रेलवे कंपनी है रूस की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह कंपनी इसलिए चर्चा में आई क्योंकि भारत की स्टेट ओन्ड कंपनी जो कि है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, तो इसके साथ में रूस की RJD इंटरनेशनल ने एक समझौता किया है। और इस समझौते के अंतर्गत ये दोनों कंपनियां मिलकर के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे के संयुक्त विकास के लिए कार्य करेंगी। और इसी के लिए उन्होंने एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में और इसके CMD है SK चौधरी। और रूस की एक तेल कंपनी का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है रॉसनेफ्ट। क्या नाम है? रॉसनेफ्ट। इसके साथ में कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किस नाम से पहले वेबिनार को लॉन्च किया गया? तो इस वेबिनार का नाम है आरोग्य धारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और वेबिनार के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, वे सारे सम्मेलन जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेबिनार। तो अभी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है। ऐसी घोषणा की हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
इसके अलावा व्हाट्सएप के लिए आस्क आयुष्मान नाम का चैटबॉट भी लॉन्च किया गया, इसकी हिंदी वेबसाइट भी लॉन्च की गई है और इसके साथ साथ हॉस्पिटल रैंकिंग डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं तो 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इसमें ये बताया गया है कि हमारे देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा एक वर्ष में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेबिनार का नाम है आरोग्य धारा। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस बैंक को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी रखने को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि आंध्र प्रदेश आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया। तो यहाँ पर जो आंध्रा बैंक था इसकी हिस्सेदारी थी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। तो जाहिर सी बात है कि अब जब आंध्र प्रदेश का विलय हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ये मंजूरी दी कि आप एक वर्ष तक यहाँ पर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपने शेयर रख सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD और CEO हैं राजकिरण राय और ध्यान रखिएगा ये पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है। वहीं पर IRDAI की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। और IRDAI ने जितने भी हमारे यहाँ पर बीमा कंपनियां हैं उनको ये आदेश दिया है कि आरोग्य संजीवनी के अंतर्गत कोविड-19 के मरीजों का आपको इलाज करना है और IRDAI के द्वारा PM को भी बीमा उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी कंपनी वॉइस जेन, तो इसमें किस टेलीकॉम कंपनी ने 10% हिस्सेदारी खरीद ली? तो ये हिस्सेदारी खरीदी है एयरटेल ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वॉइस जेन की बात करते हैं तो ये गुरुग्राम आधारित एक स्टार्टअप कंपनी है और अब इसमें एयरटेल ने 10% हिस्सेदारी खरीद ली है। एयरटेल की बात करते हैं तो ये भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके MD और CEO हैं गोपाल विट्ठल। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ के साथ में समझौता किया है कुछ अफ्रीकी देशों की हेल्प करने के लिए। और एयरटेल में जो FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ा करके 100% किया गया है। अभी हमारे डिफेंस सेक्टर में भी FDI को बढ़ाया गया है, तो वह कितने से बढ़ा करके कितना प्रतिशत किया गया है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। केंद्रीय कैबिनेट ने जो हमारे NBFCs हैं यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं, इसके लिए कितने रुपए के विशेष तरलता योजना यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को मंजूरी दी? तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है 30,000 करोड़ रुपए की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा 3 माह के लिए इन्हें मंजूरी दी गई है कि आप यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं RBI से। NBFC ने हालांकि ये मांग की थी कि जो MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं इनमें से 20% राशि NBFC को दिया जाए। हालांकि अभी तक 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और ये जो रुपए हैं वह आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का पूरा पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपए का। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज व टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा केरल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह संस्थान इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 के परीक्षण के लिए RNA एक्सट्रैक्शन किट अगापे चित्रा मैग्मा को लॉन्च किया गया और यह जो किट है वह 150 रुपये में उपलब्ध होगी और अगर कोई व्यक्ति इस किट के माध्यम से कोविड-19 का टेस्ट करवाता है तो उसे फिर मात्र 300 रुपये देने पड़ेंगे। बात करते हैं यहाँ पर SCIMST की, तो यह वैसे स्थित है कोचीन में लेकिन इसी की एक शाखा है जो कि आपको मिलेगी त्रिवेंद्रम में। तो इसके साथ में मिलकर के अगापे डायग्नोसिस लिमिटेड के द्वारा ये जो किट है यानी कि अगापे चित्रा मैग्मा इसका निर्माण किया गया है। किस IIT संस्थान ने अल्जाइमर के कारण मेमोरी लॉस को रोकने के लिए एक तरीके का विकास किया? तो ये विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अब अल्जाइमर डिसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है, यानी कि जेनेटिक डिसीज होता है। और भारत में जो अल्जाइमर के मरीज हैं उनकी संख्या चीन और अमेरिका के बाद में तीसरी है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस भी होता है 21 सितंबर को। और अगर कोई व्यक्ति अल्जाइमर नाम की डिसीज से पीड़ित होता है तो फिर उसे मेमोरी लॉस की समस्या होती है, यानी कि वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता है। तो IIT गुवाहाटी ने एक यहाँ पर तरीका विकसित किया है जिसके माध्यम से मेमोरी लॉस की जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सकता है या फिर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। किस IIT संस्थान ने सोलर आधारित पैराबोलिक प्रो कलेक्टर को विकसित किया? तो इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये काम क्या करेगा? तो ये जो पैराबोलिक प्रो कलेक्टर है यह मुख्य रूप से सूर्य से एनर्जी लेगा, यानी कि सौर ऊर्जा के माध्यम से एनर्जी लेगा और इस एनर्जी को स्टोर करेगा, जिसका उपयोग डिसैलिनेशन, स्पेस कूलिंग और स्पेस हीटिंग में किया जाएगा। यहाँ पर IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर श्रीनिवास रेड्डी। तो इनके नेतृत्व में एक टीम थी जिसके द्वारा यह जो पैराबोलिक प्रो कलेक्टर है इसका विकास किया गया। और इस पैराबोलिक प्रो कलेक्टर की खास बात यह है कि ये भारत में जो विभिन्न जलवायु होती हैं या जो विभिन्न स्थितियां हैं उन सभी में कार्य करने में सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। फेसबुक ने ऑफलाइन विक्रेताओं को ट्रेनिंग के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है सैमसंग के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो जो भी हमारे ऑफलाइन रिटेलर हैं उन सभी को किस प्रकार से डिजिटल हो जाए हुए, यानी कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल बनाने की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। सैमसंग की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इसके द्वारा जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल मानव है जिसका नाम है नियॉन, इसका भी डेवलपमेंट किया है सैमसंग नाम की कंपनी ने। वहीं पर अगर हम लोग फेसबुक की बात करते हैं तो इसने 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है जियो प्लेटफॉर्म में। उसके अलावा बी थिंक डिजिटल नाम का कैंपेन भी इन्होंने लॉन्च किया है। महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग करने के लिए गोल नाम का प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फेसबुक के बारे में ध्यान रखनी है। DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हवाई यात्रा के टिकट के लिए लोअर और अपर किराए के साथ कितने बैंड जारी किए? तो यहाँ पर कुल 7 बैंड जारी किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी कि ये जो DGCA है इन्होंने 7 बैंड जारी किए हैं। इसका मतलब यह है कि 7 प्रकार की उड़ानों के लिए इन्होंने अपर किराया यानी कि अधिकतम और न्यूनतम किराया निर्धारित किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर 40 मिनट की कोई यात्रा होगी तो यहाँ पर किराया 2000 से लेकर के 4000 रुपये तक होगा। इसी प्रकार से 180 मिनट से 210 मिनट की यात्रा होगी तो यहाँ पर 6500 से लेकर के 18,500 रुपये तक का किराया होगा। तो बैंड आपको नहीं ध्यान रखने कि कौन कौन से इसमें प्रोविजन है, बस आपको ध्यान रखना है कि 7 प्रकार के बैंड जारी किए गए हैं। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी और अभी इन्हीं के द्वारा गरुड़ नाम के पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई वाली महिला एथलीट कौन है? तो ये हैं नाओमी ओसाका। और आपको याद होगा नाओमी ओसाका पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल की विजेता भी रही थीं और ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो सूची है वह फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी की गई। इस सूची में यह बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में नाओमी ओसाका ने $37.4 मिलियन कमाया है। इन्होंने पीछे छोड़ा अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को। तो सेरेना विलियम्स इस सूची में रही है दूसरे स्थान पर। किस देश में विश्व के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबिट्स पर सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी कैनबरा में, मुद्रा है यहाँ की डॉलर और PM है स्कॉट मॉरिसन। और डेटा के संबंध में एक रिपोर्ट जारी किया था cable.co.uk नाम की वेबसाइट ने। तो इन्होंने ये बताया था कि दुनिया में सबसे सस्ता डेटा आपको मिलेगा भारत में और सबसे महंगा डेटा आपको मिलेगा जिम्बाब्वे देश में। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पीड रही 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड। ऐसी घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। किस देश ने अपने स्टॉक एक्सचेंज से चीन की कंपनियों को बाहर करने के लिए बिल पारित किया?
तो ये बिल पारित किया है अमेरिका ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अमेरिका की संसद की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसकी संसद का नाम है कांग्रेस। तो जैसे हमारे यहाँ पर उच्च सदन, निम्न सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार से अमेरिका की संसद में भी दो सदन हैं। एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम लोग अपने यहाँ के लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ का सीनेट यानी कि उच्च सदन जिसे हम अपने यहाँ के राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं। तो सीनेट में इनके यहाँ पर 100 सीटें हैं और इसी के द्वारा यह बिल पारित किया गया है। तो अमेरिका का जो सीनेट है उन्होंने चीन की कंपनियों पर यह आरोप लगाया है कि अमेरिका में जो भी लेखांकन से संबंधित कानून है इन सभी कानूनों की चीन की ये कंपनियां नहीं मानती हैं। तो इससे अनुमान ये लगाया गया है कि लगभग 800 कंपनियां डीलिस्ट हो जाएंगी इस बिल के माध्यम से। अगरकर शोध संस्थान यानी कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस अनाज के दो वैकल्पिक बौने जीन जिनका नाम है RST14 और RST18 इसकी मैपिंग की? तो ये प्रजाति है गेहूं की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगरकर शोध संस्थान के बारे में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यह महाराष्ट्र के शहर पुणे में स्थित है और ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक संस्था है। तो यहाँ पर जो इन्होंने वैकल्पिक बौने जीन विकसित किए हैं गेहूं के लिए, इसका कार्य क्या होगा? तो हमारे यहाँ पर जब धान की फसल उगाई जाती है तो उसके बाद में खेतों में बहुत सारे हो जाते हैं पुआल, और इन पुआलों को जला दिया जाता है जिससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इन्हें जलाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि गेहूं की फसल उगाने के लिए खेतों का साफ होना जरूरी है। तो अब यह जो दो वैकल्पिक बौने जीन हैं इनके माध्यम से जो गेहूं डेवलप किया जाएगा उस गेहूं के लिए खेतों से इन पुआल को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि उसी में गेहूं की बुआई की जा सकती है। तो इससे जो हमारी धान की फसलों के बाद में अवशेष को जलाया जाता था इसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं आगरकर शोध संस्थान की। तो इनके द्वारा इसी वर्ष गेहूं की एक बायोफोर्टिफाइड किस्म का विकास किया गया जिसका नाम है MACS 4028, और गुजरात में गाजर की एक नई प्रजाति का विकास किया गया है जो कि बायोफोर्टिफाइड है और इस प्रजाति का नाम है मधुवन गाजर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और बंगाल ने एक चावल बनाया है यानी कि चावल का विकास किया है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कोरोना वायरस मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दुनिया का पहला देश बन गया है स्लोवेनिया जो कि यूरोप का एक देश है। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये आयोजित किया जाएगा स्पेन और नीदरलैंड में, और 2023 में होगा पुरुषों वाला विश्व कप जो कि आयोजित किया जाएगा अपने देश भारत में, और 2021 में होगा इंडोर विश्व कप जो कि आयोजित किया जाएगा बेल्जियम में। विश्व पृथ्वी दिवस तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। चीनी ई स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं, इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क जो कि मोनाको के एक खिलाड़ी हैं। और सुफलाम स्कीम की बात करते हैं तो ये है गुजरात राज्य की सरकार की, और इसके अभी तीसरे संस्करण को यानी कि तीसरे चरण को गुजरात की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले दुनिया के एकमात्र गेंदबाज कौन है? बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट की। बीमर किस खेल से संबंधित एक शब्द है? एशेज सीरीज जो कि क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? मिस वर्ल्ड व मिस यूनिवर्स 2019 कौन रहीं? ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? टीम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी में बात हो रही है। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। और कल की जो वीडियो थी वह नहीं आ पाई थी, वह वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।